हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको क्लियर आ रहे हैं यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन गर्ग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो दो ही बातें की जाती हैं। कौन कौन सी? एक मेल के लिए जिसको हम बोलते थे नर, और एक करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, ह्यूमन में बात कर रहे हैं तो मैंने मेल आप लोगों को डिस्कस करा दिया है ऑलरेडी C13P5 में, और ये है C13P6। ठीक है, ये वाला वीडियो कौन सा? C13P6 बात कर रहे हैं हम। ये उसका डायग्राम है। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस हम टॉपिक वाइज इसको देखते चलेंगे और ये देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, जो फीमेल में जो ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए, वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में? एक तो प्राइमरी में बांट दो और एक सेकेंडरी में बांट दो। मतलब प्राइमरी का मतलब हो गया प्राथमिक श्वसन तंत्र, ठीक है, सॉरी प्राथमिक जनन तंत्र है ना, और सेकेंडरी का मतलब हो गया द्वितीयक जनन तंत्र। ठीक है, प्राथमिक जनन तंत्र का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, और सेकेंडरी जनन तंत्र का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। तो जब हम बात करते हैं प्राथमिक जनन तंत्र की, तो प्राथमिक जनन तंत्र में अपना आता है कि ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हो, अंडाशय, जिसको हम लोग क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इस अंडाशय का काम क्या होता है? इस अंडाशय का काम बहुत ही आसान है। जो काम क्या कर रहे थे? वृषण कर रहे थे। जो काम नर में जो है, मेल में जो है वृषण कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो? एक तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहे थे, और यहां पे वही काम क्या करेंगे? अंडाशय करेंगे, ओवरी करेंगे। ओवरी क्या करेगी? यहां पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, इन दो हार्मोन्स को जो है ये डेवलप करेगा। कौन सा? अंडाशय, ओवरी जिसको बोलते हैं। देखिए दो ओवरी होती हैं, फीमेल में दो ओवरी होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं अंडाशय। इनका काम क्या होता है? दो काम होते हैं। जब 12-13 साल में जब फीमेल होती हैं तो उनके जो ओवम जो होते हैं, उनके जो ओवम होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं अंडे, वो क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। बट जैसे जैसे वो मैच्योरिटी गेन करने लगती हैं, तो मैच्योरिटी गेन करने के साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे जो अंडे पड़े रहते हैं वो क्या अविकसित रहते हैं। तो ये ओवरी क्या करती है? उन अंडों को विकसित करने का काम कर रही होती है। ठीक है, इन अंडों को ये जो है विकसित करती है। अब ये अंडे जब विकसित होंगे तो इनको ले जाने के लिए अभी जाएंगे कैसे और कहां तक जाएंगे? तो अंडाशय के बारे में तो बस इतना ही था। और प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम यदि फीमेल में देखा जाए तो सिर्फ यही होता है, और मेल में आपको पता ही था क्या थे? टेस्टिस थे, वृषण जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो थे। अब बात करते हैं सेकेंडरी जनन तंत्र के बारे में। सेकेंडरी जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम 3-4 अंगों के बारे में बात करेंगे। एक होती है, इसको बोल देते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल देते हैं? ये लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी जिसको हम बोल रहे हैं। यहां से क्या होगा? ये जो अंडे होंगे ये कहां जाएंगे? दोनों तरफ से। जब ये मैच्योर हो गए तो ये अंडे इधर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनी का जो काम है बस एक ही है। वो क्या है कि जो अंडे जो कहां पे बने? अंडाशय में, जो ओवरी में जो बने हुए हैं, उन अंडों को कहां तक पहुंचाने का है अपना काम? वो गर्भाशय तक लेके आना है। इस वाले हिस्से को, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा गर्भाशय है। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है। ठीक है, जब ये गर्भाशय तक पहुंच गए, अब क्या होगा? इसके बाद में क्या होगा? गर्भाशय में पहुंचने के बाद में यहां पे जो है एक्चुअल में प्रोसेस शुरू होता है रिप्रोडक्शन का। वो रिप्रोडक्शन के सिस्टम में एक दूसरा ऑर्गन क्या होता है? सेकेंडरी ऑर्गन में मैंने आपको कौन सा बता दिया? एक तो बता दिया मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और सेकंड में आपको कौन सा बताऊंगा? यूटेरस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं हिंदी में? गर्भाशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूटेरस। अब ये यूटेरस क्या काम कर रहा है? एक्चुअली यूटेरस के दो काम होते हैं, 3 काम बोल सकते हो आप, कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की जो वास्तव में जो प्रक्रिया हो रही होती है, मेल प्लस फीमेल, ये फीमेल ऑर्गन है, इधर से मेल का जो है, दोनों के बीच में इंटीमेसी होगी, दोनों के बीच में इंटरकोर्स जब होगा, तो जो क्रिया जो होती है वो कहां पे हो रही होती है? इस गर्भाशय में हो रही होती है। ठीक है, तो एक तो काम क्या होता है यूटेरस का, कि जो इंटीमेसी जो हो रही होती है वो यहां होती है, मतलब निषेचन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? गर्भाशय में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला। दूसरा काम क्या होता है गर्भाशय का, कि जब गर्भाशय में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, मतलब शुरुआत में
जब निषेचन हो गया तो भ्रूण जिसको हम बोलते हैं, वो भ्रूण जो डेवलप होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय की इस ये जो लास्ट की जो लेयर है ना, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो भ्रूण जो है, देखिए ये जो है ऐसे करके बच्चा जो रहेगा, वो यहां से इसकी जो नाल जो होती है, वो नाल इससे अटैच रहती है, इस परत से जो है अटैच रहती है, इस झिल्ली से अटैच रहती है। उस झिल्ली का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। उसको, उस झिल्ली को हम बोलते हैं, ठीक है। इतने के बाद में तीसरा काम होता है कि जो शिशु का जो पूर्ण विकास हो रहा होता है ना, जो शिशु का जो पूर्ण विकास है, वो भी कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। तो गर्भाशय के 3 उद्देश्य होते हैं और तीनों के तीनों हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में एक हम अंग जिसको बोलते हैं वो है वेजिना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? योनि बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये वो प्लेस होता है, ये वो जगह होती है। एक्चुअली ये जो जगह होती है वो फीमेल में जो होता है, जो यूरिन सिस्टम जो होता है और जो जिसको हम बोल देते हैं एनस, ठीक है, जो यूरिन नली जो होती है, यूरिन होल जो होता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये जो वजीना जो है, ये जो स्थिति जो है, ये जो होल जो है वो कहाँ पाया जाता है? बेसिकली दिस इज अ होल, ठीक है। ये यहाँ पे ये होल होता है। तो इसके जो है 2 काम होते हैं, 2 के 3 काम ही बोलेंगे हम इसके। पहली बात तो क्या होता है कि वो प्लेस जहां से पेनिस, मेल पेनिस जो इंटर करता है, वो जो प्लेस होता है वो कौन सा है? वो वजीना ही है, ठीक है। यही प्लेस होता है जहां से, तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है? जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया हो रही होती है, निषेचन जो होता है, उसके लिए जो प्लेस, इनिशियल प्लेस कहां से मिलता है? यदि ये प्लेस ना हो तो फिर क्या होगा कि गर्भाशय तक कोई जो फर्टिलाइजेशन जो होना है, जो स्पर्म्स जो पहुंचने वाले थे मेल के, वो पहुंचेंगे ही नहीं। एक्चुअली मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई नहीं कर सकता ज़्यादा, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और एक जब आप अच्छा चैनल जब चला रहे होते हो, जब अच्छी बातें कर रहे होते हो, तो फिर उसी तरीके से हमको चलना पड़ता है फ्लो में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो प्लेस होता है, इसकी ये सबसे पहले मदद किसमें करता है? दिस इज द प्लेस फॉर इंटरकोर्स, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, पहली बात तो जहां यदि ये प्लेस नहीं होगा तो क्या होगा? ये क्रिया कभी नहीं हो पाएगी। दूसरा काम ये करता है, क्या करता है? जो महिलाओं में जो रजोस्राव जो होता है, मेंस्ट्रुअल जिसको बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसके बाद में आपने सुना होगा, कभी कभी हम कॉमन जो सोशल वर्ड जो है उसमें हम कभी कभी इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिख दिया है, बोलूंगा नहीं, इस शब्द का कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जितना भी हम कहते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी हमारे यूटेरस में, वो सब बाहर कहां से आती हैं? इसी जगह से बाहर आती हैं, ठीक है। और तीसरा जो काम होता है, जब बेबी बॉय या बेबी गर्ल को जब बर्थ दे रही होती है फीमेल, तो वो भी जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो होता है वो भी यहीं से ही हो रहा होता है। प्लस एक काम की बात, एक नॉलेज की बात और ध्यान रख लीजिए कि इससे जो है कभी भी यूरिन नहीं निकलता है, ठीक है। इससे यूरिन नहीं निकलता। यूरिन के लिए फीमेल में अलग से जो है होल होता है, ठीक है। यूरिन के लिए अलग से क्या होता है? नली होती है, अलग से ट्यूब होती है, ठीक है। तो इसको इसमें मत जोड़ देना, ठीक है, वेजिनल वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये उसके मुख्य मुख्य अंग थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपके दोनों अंग हो जाते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने सुना होगा रजोस्राव क्या होता है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में हर 28 डेज में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, रजोस्राव बोलते हैं उसको। वो 28 डेज में होता है। अब वो कैसे होता है? देखो 0, 14 और 28। सपोज टुडे इट्स 1 अप्रैल है ना, तो 1 अप्रैल है, तो जो पहला जो ये जो पूरा साइकिल चलेगा वो चलेगा 28 दिन के लिए। 28 दिन के बाद में वापस से रजोस्राव की प्रक्रिया होगी। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत जरूरी है जानना। क्या होता है ना कि यहां पे क्या हो रहा है, ओवरी में अंडे होते हैं, ठीक है। जब पहली बार जब रजोस्राव की क्रिया हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, तो ये जो अंडे जो होते हैं यहां पे, एक्चुअली मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूं कि पहले दिन क्या होगा कि यहाँ पे अंडे ये क्या निष्क्रिय पड़े हुए हैं, ठीक है। पहले ये निष्क्रिय पड़े हुए हैं। ये अंडे ग्रो अप होना शुरू करते हैं। कौन ग्रो अप करता है? इसको ओवरी ग्रो अप कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। जब ये ग्रो अप होना शुरू होते हैं तो वो धीरे 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 गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते इनको 14 दिन लग जाते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते इनको 14 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब 14वें दिन जब पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल परिपक्व होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और इसीलिए
ये बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो होते हैं ओवम होते हैं बेसिकली। तो इसमें फिर 14 दिन के समय या तो इसको क्या हो, या तो इसको क्या मिल जाए, स्पर्म्स मिल जाए, ठीक है, शुक्राणु बाहर से मिल जाए। शुक्राणु यहां से जाएंगे मेल से होते हुए, वेजिना से होते हुए और फिर यूटेरस में जाएंगे। यदि यहां पे शुक्राणु मिल गए तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़े दुखी होते हैं और फिर क्या होता है, इनका जो है एक्चुअल प्रोसेस है ये वास्तव में, मतलब उनका जो मोटिवेशन लेवल का वो डाउन होने लगता है और दे स्टार्ट रिड्यूसिंग और दे स्टार्ट गेटिंग डिटोरिएटेड। तो ये जो है ये वापस से छीड़ होने लगते हैं। 14 दिन तक ये फूल मस्त हो गए थे, एकदम अच्छे खासे एकदम हो गए थे, इनमें आराम से निषेचन फर्टिलाइजेशन हो सकता था, लेकिन क्योंकि स्पर्म्स नहीं मिले इसलिए क्या हुआ है, ये वापस से जो है छीड़ होने लगते हैं। अब जब छीड़ होने लगते हैं तो 14 से 28 दिन तक इधर ये छीड़ ही होते हैं, और जब 28 दिन तक ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मतलब ये गंदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब गंदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि ये गर्भाशय से होते हुए, क्योंकि गर्भाशय हमारा हमेशा क्लीन रहना चाहिए, ठीक है, और जब गर्भाशय से होते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे, वेजिनल कॉर्ड से होते हुए या वेजिना से होते हुए और बाहर जो है निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये यदि प्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, गर्भाशय में काफी सारी बीमारी हो जाएंगी, पहली बात तो। दूसरी बात, जैसे हो सकता है यूटेरस कैंसर हो जाए, आजकल महिलाओं को बहुत हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यदि यदि गंदगी यहाँ पे रहेगी तो जब भी यदि मेल और फीमेल के बीच में यदि निषेचन हो रहा होगा तो ये गंदगी जो होगी वो किसको टच करेगी, मेल ऑर्गन को टच करेगी, मेल पेनिस को टच करेगी, और उसको टच करने के बाद में क्या है, संक्रामक बीमारियां उनको भी फैलने लगेंगी, किसको, मेल को फैलने लगी। तो इसलिए क्या, उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। तीसरी बात, यदि ये प्रोसेस यदि नहीं होता है तो फिर जो है, यदि ये प्रोसेस ही नहीं होगा तो यदि कोई बेबी, यदि कोई, वैसे तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, बेबी बनेगा ही नहीं, और ये बन भी जाता है तो उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो गंदगी जो है बहुत ज्यादा है, और ये अंदर का यूटेरस जो है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा, वंस अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो ये जो रजोस्राव जो होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये बंद हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि गॉड ने उसी तरीके से फीमेल को बनाया है कि जब वो एक बार ये हो जाएंगे तो ना तो शुक्राणु बनेंगे, सॉरी, ना तो ये अंडाणु बनेंगे, ना तो ओवम बनेंगे, और ना ओवम बनेंगे तो ना ही वो छीण होंगे, क्योंकि एक बार बेबी अंदर जो है तैयार हो गया है, बेबी तैयार होने के बाद में ओवम बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, ये अविकसित ही पड़े रहेंगे फिर जब तक बेबी बाहर ना आ जाएगा, दूसरे बेबी की तैयारी शुरू नहीं हो जाएगी तब तक, ठीक है। तो ये निष्क्रिय पड़े रहेंगे, ये इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहेंगे, तो इसलिए कोई क्लीनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इससे जो बेबी जो है, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो जो है सेफ रहते हैं, ठीक है, अंदर यूटेरस में। ये मैंने आपको मेन चीजें बताई थी। इसके बाद में आपको बताता हूं परिवार कल्याण कार्यक्रम। गवर्नमेंट बार बार प्रमोट कर रही है, 1952 1953 से हम प्रमोट करते आ रहे हैं। पहले था इस कार्यक्रम का नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो नियोजन को हटा दिया गया और अब कर दिया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम, मतलब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। पहले क्या था, फैमिली एडजस्टमेंट प्रोग्राम कुछ होता होगा, नियोजन का मतलब आप देख लीजिएगा क्या होता है। तो ये इस प्रोग्राम को हम कैसे लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के देखो 2-3 उद्देश्य होते हैं। इसका पहला उद्देश्य, जैसे कि हम देखते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, मतलब बच्चों की संख्या जो है वो सीमित रहनी चाहिए। अब वो कैसे रह सकती है, एक तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि क्या करो, जो पुरुष की जो शुक्र वाहिनी जो होती है, शुक्र नलिका जो होती है, उसको आप ब्लॉक कर दो, है ना। तो पुरुष के जितने भी स्पर्म्स होंगे वो जाएंगे नहीं, ना वो शुक्राशय में जाएंगे, और शुक्राशय में नहीं जाएंगे तो स्पर्म्स आएंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, निषेचन होगा ही नहीं गर्भाशय में, और जब निषेचन नहीं होगा तो उससे क्या, बच्चे पैदा होंगे नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप ऐसा करो, महिला की फिलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब, इसको चौक कर दो। तो बेसिकली जो महिलाओं में जो हम बोलते हैं ना नसबंदी, तो वो यही होता है कि महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को चौक कर दिया जाता है। आई डोंट नो हाउ इट इज डन। तो इसको जब कर देने के बाद में क्या होता है कि इससे क्या होता है, अंडाणु पहुंचते नहीं है। कोई भी एक चीज को रोक दो आप, चाहे तो शुक्राणु को रोक दो, चाहे अंडाणु को, चाहे स्पर्म्स को रोक दो, चाहे ओवम को रोक दो, ठीक है। तो इससे क्या करो, एक आप जो फैलोपियन ट्यूब को चौक कर दो, ये भी एक तरीका है अपने पास, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है कि आप कुछ प्रोटेक्शंस इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होता है कि स्पर्म्स और जो ओवम जो होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है। आपने देखा होगा ऐड भी आते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा में और क्या है, ये ऐसा नहीं है कि छुपाने की बात है, ये बहुत ही आपको सब पता रहना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है हर पन्ने पे आजकल तो आप देख रहे होंगे, चुनाव के टाइम पे या फिर नॉर्मल भी, आप जो इन सब का जो है ये ऐड देती है बाकायदा, ठीक है। और विराट कोहली को आपने इसका ऐड देते हुए देखा होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स बोलता है कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चौथी जो चीज आती है वो आती है अपनी अंतरा और छाया टैबलेट। आपने सुना होगा इनके बारे में,
ये आपका 2 नंबर में सवाल भी बनता है, ठीक है, अब की बार RAS मेंस के लिए कि अंतरा या छाया क्या है। तो ये इंजेक्शन से या टैबलेट्स हैं जो कि महिला को दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो अंडाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि जो महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जो थी, ये 4 तरीके हम परिवार नियोजन के लिए काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या होते हैं फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन की अवस्थाएं क्या होती है। तो देखो, जनन की 4 अवस्थाएं होती हैं। जनन की क्या होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? पहली अवस्था तो महिलाओं में अंडों का निर्माण तथा पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण। ये कौन सी होती है? पहली अवस्था, जिसको हम बोल देते हैं युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण, इसमें क्या हो रहा होता है, नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स में पूरा लिखा रहेगा। महिलाओं में क्या हो रहा होता है, अंडाणु डेवलप होते हैं, और मेल में क्या हो रहा होता है, शुक्राणु डेवलप होते हैं, ठीक है। दूसरी जो अवस्था होगी, वो दूसरी अवस्था में क्या होगा, दोनों के बीच में, मेल और फीमेल, इन दोनों के बीच में निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद में क्या होगा, आगे की प्रक्रिया होगी। तो सेकंड जो स्टेज होता है वो क्या होता है, निषेचन, जिसको हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद में यहां पे जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट, युग्मनज, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था भ्रूण का रोपण। क्या होता है, भ्रूण का रोपण। ये क्या होता है, जब एक बार जब युग्मनज, जब जाइगोट जो है बड़ा होने लगता है, तो उससे क्या भ्रूण बनने लगता है। तो वो भ्रूण कैसे टच होता है, ये रहा भ्रूण, ये इसकी गर्भनाल रही, और ये एंडोमेट्रियम जो लेयर जो है गर्भाशय की, उस लेयर से जो है जुड़ जाता है, मतलब गर्भाशय से जुड़ जाती है, गर्भनाल जो होती है बच्चे की वो जुड़ जाती है। तो क्या होता है, भ्रूण का रोपण शुरू हो जाता है। और चौथी जो स्टेज होती है, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, एक्चुअली बोर्ड क्या प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको मिटाऊंगा ना तो थोड़ा ये गंदा दिखने लगेगा आपको, तो मैं मिटा नहीं रहा हूं। चौथी जो स्टेज है, इसलिए नोट्स पहले दिए जाएंगे। चौथी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रसव। प्रसव का मतलब क्या होता है, बर्थ देना किसी भी बेबी को। तो उसमें क्या होगा, जब ये आराम से 8-9 महीने जो होता है, 9 मंथ्स जनरली इट इज फॉर फीमेल, इट इज फॉर ह्यूमन। तो 9 मंथ्स के बाद में क्या होगा, ये जब बेबी जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, तो ये बेबी जो है वो, ये वेजिनल जो हिस्सा जो है, ये कर्विक्स जो होता है, या फिर वेजिनल कॉर्ड जो होती है, या फिर वजीना जो होता है, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता जाता है, फूलते हुए जाता है, और फिर वहां से क्या होता है, ये बेबी निकल के आ जाता है, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसकी, जनन की 4 अवस्थाएं, ठीक है। ये रहा फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद में हम आते हैं मादा व, ये जो है ये मादा और नर जनन अंग में तुलना। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा यदि ठीक मिटेगा तो बताता हूं। हाँ ठीक है, चलो। ये बोर्ड थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, इसकी क्वालिटी हल्की रह गई या कैसे, ये देखिए ऐसे मार्क्स छोड़ देता है। तो अब हम तुलना करते हैं दोनों की। देखिए तुलना, ये तुलना जो है ना, बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में जहां रह रहे हैं, वहां पे हम गर्ल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए गर्ल्स का इंपॉर्टेंस देखिए, यदि मैं प्राथमिक अंग की बात करूं, प्राथमिक अंग मतलब प्राइमरी अंग, इधर लिख रहा हूं मेल, इधर लिख रहा हूं फीमेल, ठीक है। मेल में प्राइमरी अंग कौन से थे, वृषण, जिसको मैं क्या बोल रहा था, टेस्टिस। ये क्या काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे, एक तो हमारे शरीर के ताप को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं, और ये दूसरा जो है हमारा करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप करते हैं। एक तो हार्मोन डेवलप करना, थोड़ा ताप का संतुलन भी रखते हैं हमारे शरीर में, और एक क्या कर रहे होते हैं, हम ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, वृषण की, इसमें क्या हो रहा होता है, ये इधर की साइड में यही प्राइमरी अंग कौन सा होता है, अंडाशय होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवरी बोल देते हैं, ठीक है। ये भी सेम डिट्टो का डिट्टो यही काम कर रही होती है, ताप संतुलन, हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस करती है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और शुक्राणु की जगह ये क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सेकेंडरी अंग में कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी अंग में इसमें होता है शुक्र नलिका, ठीक है, शुक्राशय, फिर इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या होता है, शिश्न, जिसको पेनिस बोल देते हैं, ठीक है। ये होते हैं सेकेंडरी अंग। इसमें ये कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें आप देखिए शुक्र नलिका की जगह क्या आ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब, ओके। इसके अलावा में शुक्राशय की जगह क्या आ जाएगा, गर्भाशय, यूटेरस, ठीक है।
ऐसे कंपेयर करना आना चाहिए आप लोग। प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें नहीं पाया जाता, कुछ ऐसा ग्लैंड वगैरह इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये क्या सिस्न, जिसको पेनिस बोल रहे थे, यहां पे क्या उसका इस्तेमाल, वजीना। अब मेरी बात सुनिए आप, यदि आप देख रहे होंगे इस डायग्राम को समझ के, तो यदि आप देख रहे हो निषेचन की जो क्रिया है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, वो कहां संपन्न हो पा रही है? क्या वो क्रिया फीमेल में संपन्न हुई या मेल में? तो देखिए वो क्रिया सिर्फ और सिर्फ जो है ना फीमेल में संपन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, निषेचन के लिए यूटेरस चाहिए होता है। यूटेरस सिर्फ किसके पास में पाया जाता है? सिर्फ महिलाओं के पास में पाया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप ठीक से गौर से देखें तो ये जो होते हैं शुक्राणु, शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुषों में पाए जाते हैं, और अंडाणु जो होते हैं वो महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। आप अंडाणुओं को भी बाहर इकट्ठा कर सकते हो, शुक्राणुओं को भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूं ना कि 100 पुरुष लेता हूं और 100 महिलाएं लेता हूं। यदि एक का एक के साथ में यदि निषेचन किया जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 100 बच्चे पैदा होंगे, पहला, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं क्या करता हूं कि सिर्फ एक पुरुष लेता हूं, एक पुरुष ले रहा हूं और महिलाएं 100 ले रहा हूं। तो एक पुरुष के जो शुक्राणु होंगे वो 100 महिलाओं के यदि अंडाणुओं से यदि गर्भाशय में डाल दिए जाएं, काफी प्रोसेस होते हैं जैसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसकी मदद से मैं यदि डाल देता हूं तो इससे क्या होगा, यहां से भी 100 बच्चे पैदा होंगे। पुरुष जबकि कितना था, एक ही था, महिलाएं कितनी थी, 100, बच्चे फिर भी कितने हो गए, 100 पैदा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 100 पुरुष कर देता हूं, यही 3 केस बनेंगे, एक में 100 पुरुष कर देता हूं और एक में कर देता हूं 1 महिला। अब बच्चे कितने पैदा होंगे, अब सिर्फ जो है 1 बच्चा पैदा होगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गर्ल, इंपॉर्टेंस ऑफ अ फीमेल। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो महिला जो होती है ना, वो इस समाज की वास्तव में मैं यदि मानूं तो यदि तो सबसे ज्यादा यदि पावरफुल यदि कोई शक्ति है ना तो वो एक गर्ल ही होती है, ठीक है, एक फीमेल ही होती है। क्यों? क्योंकि वो सारे वो काम कर सकती है जो एक मेल करता है, ठीक है, वो सारे काम कर सकती है जो एक मेल करता है। लेकिन यदि मेल को मैं यदि फीमेल के काम करने के लिए बोल दिया जाए तो वो कम से कम 100 जगह फ्लॉप हो जाएगा। देखो जनरल लाइफ में जैसे कि महिलाएं जो होती हैं वो जीन्स पहन के घूम लेती हैं, ठीक है, घूम लेती हैं, पुरुष कभी पहन के दिखाए, जनरल लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा, तो कौन जीता, फीमेल जीत गई, ठीक है। इसके अलावा में कुछ भी खाने पीने का आप देख लीजिए, सब जो मेल खाते हैं वो फीमेल भी खा सकती हैं। आप बच्चे पे देख लीजिए, आप जब 100 पुरुष 100 महिलाएं थी, 100 बच्चे हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने एक पुरुष, मात्र मैंने एक पुरुष को लिया है और 100 महिलाएं, उसके जो थे स्पर्म्स जो है मैंने वो 100 महिलाओं के अंदर डाले, गर्भाशय में, यूटेरस में, 100 बच्चे मैंने पैदा कर लिए। लेकिन जब मैंने 100 पुरुष ले लिए और मैंने सिर्फ 1 महिला ली, अब लो ऐसा करो, अब इनको डालो, कहां डालोगे, एक समय पे तो एक यूटेरस में एक ही बच्चा होगा ना, क्या 100 कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अ गर्ल, ठीक है, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट फीमेल। तो मेरा ये जो लेक्चर था आज बस इतना ही करते। इसके बाद में थोड़ा सा और बचता है, इसमें वो बचेगा आपका हमारा जो मस्तिष्क जो होता है, ये जो हमारा जो पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और फिर इसके बाद में कुछ हमारे जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स जो होती हैं, जो ग्रंथियां हमारे शरीर में हार्मोन्स निकाल रही होती हैं, उन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ 1-2-3 ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथि होती है, जैसे कि यही हो गई एक अंडाशय ग्रंथि, ये मिश्र ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड जिसको हम बोल देते हैं। या फिर एक हो गई कौन सी हमारी, ये वाली टेस्टिस वाली जिसको हम वृषण बोल रहे हैं, ये वाली एक हो गई। एड्रिनल ग्रंथि एक हो गई, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि नहीं, एड्रिनल नहीं होगी, ठीक है, यही होंगी 2, और एक तीसरी होगी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथि जो होती है वो मिश्र ग्रंथि कहलाती है, इनके बारे में देखेंगे। और फिर इसके बाद में क्या होगा, अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगली में नहीं तो 2 क्लासेज में ये चैप्टर जो है आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। आज ही क्लास में बस इतना ही करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को आपको समझ में आया हो तो आप लोग लाइक और कम से कम कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स वाली मत करिएगा इस चैप्टर पे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लाइक जरूर करना चाहिए। आई एम डूइंग रियली हार्ड वर्क फॉर यू गाइस, बट पता नहीं आप लोग कैसा रेस्पॉन्स करते हो, क्या नहीं करते हो। यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट फॉर मी, एंड इन चीज़ों को आप देख रहे हो, इनको आप एग्जाम में ठीक से तैयार भी करके जाइएगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।